सुप्रभातम। भारत की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। हमारे भारत के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रंथ वेद संस्कृत में लिखे गए हैं और इसीलिए हमें लगता है कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। संस्कृत बहुत इजी है। संस्कृत को हिंदी, मराठी और भी भाषा है, तमिल, बांग्ला इत्यादि जो भाषाएं हैं, इनको संस्कृत को इन भाषाओं की जननी कहा जाता है। अभी संस्कृत को इन भाषाओं की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन भाषाओं का जन्म, हिंदी, मराठी, तमिल, इन भाषाओं का जन्म, निर्माण इस संस्कृत से हुआ है। इसीलिए संस्कृत को इन भाषाओं की जननी कहा जाता है, माता कहा जाता है। संस्कृत को पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा वर्णमाला। वर्णमाला संस्कृत और हिंदी और मराठी की जैसी है वैसे ही है। जैसे आप हिंदी में क को क बोलते हैं, वैसे ही संस्कृत में क को क ही बोलना है। ठीक है, तो हम देखेंगे संस्कृत वर्णमाला। आपके पास बुक होंगी, तो मैं जो पढ़ती हूँ उसके नीचे आपका उंगली रखना है और अच्छे से पढ़ना है। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों यानी अक्षरों का समूह। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन्हें दो भागों में बांटा गया है, यानी वर्ण दो भागों में बांटे गए हैं। वर्ण कितने हैं संस्कृत में? 46, षट्चत्वारिंशत्। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है प्रकार? स्वर, और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। संस्कृत में स्वर है 13, त्रयोदश, और व्यंजन है त्रयस्त्रिंशत्, 33 व्यंजन है। वर्ण के दो प्रकार है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत में स्वर है 13 और व्यंजन है 33। अभी वो स्वर कौन से हैं, स्वर किसे कहते हैं और व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन कौन से हैं? पहले देखेंगे स्वर। वर्ण का पहला प्रकार है स्वर। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की मदद की सहायता की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे कहते हैं स्वर। स्वर स्वतंत्र होते हैं और ऐसे 13 स्वर हैं। कौन से हैं वो? अ, आ, ई, उ, रू, रू, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 स्वर है और ये स्वतंत्र है। इन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे स्वर की वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती। जैसे अ बोलेंगे तो अ ही आता है, आजू बाजू दूसरा कोई भी वर्ण नहीं आता। ई बोलेंगे तो ई ही बोलते समय आजू बाजू कोई भी स्वर व्यंजन नहीं आता, ई ही आता है। इसलिए उन्हें स्वर कहते हैं। अभी इस स्वर के भी 3 प्रकार हैं। स्वर के भी 3 प्रकार किए गए हैं, यानी जो 13 स्वर है इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। अभी पहला देखेंगे ह्रस्व स्वर। स्वर के 3 प्रकारों में पहला है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से है और ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? तो ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, रू। ये 5 ह्रस्व स्वर है। इन्हें ह्रस्व स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करने में हमें एक मात्रा का समय लगता है, यानी कम समय लगता है, इसीलिए उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। बाद में है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? जिन स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, यानी थोड़ा ज्यादा समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और वो दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो आ, ई, उ, रू। ये बोलते समय हमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। बाद में है संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी मिक्स। तो संयुक्त स्वर किसे कहेंगे? तो जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, जो स्वर 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। और वो कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये संयुक्त स्वर है। इस तरह से स्वर के 3 प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। 13 स्वरों को इन तीनों भागों में बांटा गया है। ये जो संयुक्त स्वर है दीर्घ स्वर में ही आता है। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत में ही आता है। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, यानी जो रू और रू है इसका हम प्रयोग नहीं करते। अभी आपको जो स्वर दिए हैं 13 स्वर, इन 13 स्वरों से क्या क्या बनता है, कैसे शब्द बनते हैं, वो आपको दिया है। मैं पढ़ती हूँ, आपने ध्यान से सुनना है।
अ से अश्वः, आ से आपनः, ई से इत्रम, ई से ईर्णवका, उ से उपवनम, उ से उर्णा। रूस ऋषि, रू, ये जो बड़ा रू है और रू है इसका उपयोग नहीं करते हम, इसलिए ये सिर्फ स्वरों में आते हैं। बाद में है ए से एकः, ऐ से ऐरावतः, ओ से ओष्ठः, औ से औषधम। इस तरह से स्वरों से जो शब्द बनते हैं इस तरह से हमने पढ़ा है। बाद में है व्यंजन, स्वर आपको समझ में आए होंगे। तो इस तरह से आपको और भी स्वरों से कौन कौन से संस्कृत में शब्द बनते हैं वो आपको ढूंढ के आपकी नोटबुक में लिखना है। बाद में है व्यंजन, वर्ण का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन 33 व्यंजन है। अभी व्यंजन किसे कहेंगे? जिस तरह से स्वर को कहा है कि स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे वर्ण की मदद की जरूरत नहीं होती, लेकिन व्यंजन का वैसा नहीं है। व्यंजन का उच्चारण करने के लिए हमें दूसरे स्वर की मदद की सहायता की जरूरत होती है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन बोलते समय हमें स्वरों के मदद की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये 33 व्यंजन है। त्रयस्त्रिंशत् व्यंजन, इन त्रयस्त्रिंशत् व्यंजनों को 33 व्यंजनों को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसके 3 प्रकार किए गए हैं। व्यंजन के 3 प्रकार किए गए हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्मा व्यंजन। पहला हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? अभी स्पर्श व्यंजन में जो क से म तक व्यंजन आते हैं इनको हमने वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे वर्ग कितने हैं? 5। पहला है क वर्ग, दूसरा है च वर्ग, तीसरा है ट वर्ग, नेक्स्ट है त वर्ग और लास्ट है प वर्ग। ऐसे 5 वर्ग किए गए हैं और हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन दिए हैं। जैसे क वर्ग में कौन सा आता है? क, ख, ग, घ, ग। ये है 5 व्यंजन, क वर्गीय व्यंजन। बाद में च वर्गीय व्यंजन कौन से हैं? च वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं? तो च, छ, ज, झ, न, ये आते हैं। ट वर्ग में कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग, त वर्ग में कौन से व्यंजन? त, थ, द, ढ, न, ये व्यंजन आते हैं। बाद में है प वर्ग, प वर्ग में भी 5 व्यंजन आते हैं। प, फ, ब, भ, म। इस तरह से क से म तक जो व्यंजन है इनको वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके 5 वर्ग किए गए हैं और हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन आते हैं, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं क से म तक व्यंजनों को? क्योंकि क से म तक जो व्यंजन है ये व्यंजन बोलते समय हम जब इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है ये मुंह के किसी ना किसी भाग को टच करती है, स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से म तक व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं और उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि क से म तक व्यंजनों को वर्गों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। बाद में है म के बाद में जो व्यंजन आते हैं य, र, ल, व, इन्हें कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। दूसरा प्रकार है व्यंजन का अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन में कौन से व्यंजन आते हैं? य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हम ऐसे अंदर से बोलते हैं, जो हमारी आवाज होती है वो हमारे अंदर से आती है, जैसे य, र, ल, व, इसीलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद में है ऊष्म व्यंजन। व्यंजन का तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से है? श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। अभी इन श, श, स, ह को ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, इसीलिए उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इस तरह से व्यंजन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अभी इसके बाद में जिस तरह से
स्वरों से शब्द बनते हैं वो हमने पढ़ा है, वैसे ही अब व्यंजन से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं या फिर कौन कौन से शब्द आते हैं। क से काकह, ख से खगह, ग से गजह। घ से घंटिका, ग, च से चंद्रः, छ से छात्रः, ज से जालम, झ से झरः, न, ट, ट से टोपिका, ठ से ठालिनी, ड से डालिमः, ढ से ढोलः, न, त से तरुहु, थ से थह यानी पहाड़, थ से थह, द से दुग्धम, ध से ध्वजः, न से नौका, प से पुष्पम। इस तरह से व्यंजन से हमने शब्द किए हैं। और भी शब्द आते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी बुक में तो फिलहाल एक एक ही एग्जाम्पल दिया है। फ से फलम, ब से बकह, भ से भल्लुकः, म से मेघः, य से याचकः, र से रूप्यकम, ल से लेखनी, व से वानरः, श से शुकः, श से षण्डः, स से सेवम, ह से हंसः। इस तरह से व्यंजनों से शब्द बनते हैं। और भी बहुत सारे शब्द हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। और अभी नीचे आपके एक नोट लिखी हुई है कि प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए उसके नीचे हलंत चिन्ह दिया होता है। हलंत है ना, हलंत। लेकिन जब जैसे अब देखो कि स है ना, हलंत स, सेवम का स, तो उसमें देखो हलंत स है वो। क्यों? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जब ऐसे हलंत व्यंजन में स्वर जाएगा, कोई भी स्वर जाएगा, तो वो हलंत चिन्ह निकल जाता है। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त होता है तो हलंत चिन्ह का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल है कि जब समझो हलंत स, हलंत स अधिक अ आया, मीन स्वर उसमें गया, तो उसका क्या बनता है? पूरा स बनता है। हलंत स में अगर आ स्वर गया तो उसका क्या बनेगा? सा, यानी वो हलंत चिन्ह निकल जाता है। इस तरह से हलंत चिन्ह कब निकलता है? जब उसमें कोई भी स्वर जाता है, तब वो हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। इस तरह से व्यंजन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 3 भागों में: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके बाद में है अयोगवाह। इसके बाद में है अयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। वो कौन से हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये भी आपको मालूम है, ये भी हम मराठी और हिंदी में पढ़ चुके हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इनको इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। अयोगवाह का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वो किसी ना किसी शब्द में लगाए जाते हैं, तभी उसका उपयोग होता है। और आपके बुक में दिखाया जा रहा है कि इन्वर्टेड कॉमा में है कि अनुस्वार और विसर्ग, और इन्हें कहते हैं संस्कृत में अयोगवाह। संस्कृत में अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। बाद में है संयुक्त व्यंजन। बाद में है संयुक्त व्यंजन। जिस तरह से हमने पहले देखे थे ना, तो अभी संयुक्त स्वर देखे थे। संयुक्त स्वर किसे कहा था? कि जो 2 स्वरों से बनते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त स्वर। वैसे ही है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं, जो व्यंजन 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अभी ऐसे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ऐसे कौन से व्यंजन है जो व्यंजन 2 व्यंजनों से बनते हैं? जैसे हलंत क्ष। अब ये हलंत क्यों कहा? क्योंकि उसके नीचे हलंत चिन्ह है, इसमें कोई भी स्वर की मात्रा नहीं गई। तो हलंत क्ष कैसे बनता है? तो हलंत क अधिक हलंत श, इन दोनों व्यंजनों के मेल से क्ष बनता है। बाद में है त्र। त्र किससे बनता है? हलंत त अधिक हलंत र, ये दोनों व्यंजनों से, हलंत त और हलंत र से त्र बनता है।
लेकिन इस हलंत त्र में अगर हमने आ डाला तो हलंत त्र अधिक आ डाला तो क्या बनेगा उसका त्रा। ज्ञ, हलंत ज अधिक न, इसका बनता है ज्ञ। हलंत श्र अधिक हलंत श, सॉरी श्र किसका बनेगा तो हलंत श अधिक हलंत र का बनेगा। द्य, द्य किसका बनता है हलंत द अधिक हलंत य, इसका द्य बनता है। इसके बाद में ध, अभी द किसका बनता है, ये जो ध है ये हलंत द अधिक हलंत ध, इसका ध बनता है। इसके बाद में है प्र, प्र किसका बन रहा है हलंत प अधिक हलंत र, इसका बनता है प्र। त, त किसका बन रहा है हलंत क अधिक हलंत त। इस तरह से दो व्यंजनों के मेल से ये संयुक्त व्यंजन बने हैं। बाद में अभी हमें पढ़ना है एक पाठ है वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन या फिर वर्ण संयोग। वर्ण संयोजन किसे कहेंगे तो स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को, स्वर एवं व्यंजन वर्णों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को वर्ण संयोजन या फिर वर्ण संयोग कहते हैं। वर्णों को एकत्रित करना, वर्णों को एकत्रित करना मतलब वर्ण संयोजन। इसका एग्जाम्पल देखो कि हलंत ज अधिक अ, अभी हलंत ज के बाद में क्या है अस्वर है, इसका बनेगा ज। बाद में प्लस अधिक हलंत ल अधिक अ, हलंत ल में अ गया तो ल, और प्लस अधिक क्या है हलंत म, अभी आखिरी में क्या है हलंत म, हलंत म के बाद में कोई भी स्वर नहीं है इसलिए हलंत म हलंत ही रहेगा। तो हलंत ज अधिक अ अधिक हलंत ल अधिक अ अधिक हलंत म, इसका बनता है जलम। अभी इन व्यंजनों को स्वरों को हमने एकत्रित करके एक वर्ड बनाया है, शब्द बनाया है जो बनता है जलम। दूसरा है हलंत क अधिक अ अधिक हलंत म अधिक अ अधिक हलंत ल अधिक अ अधिक हलंत म, इसमें भी आखिरी में हलंत म ही है, बाद में कोई स्वर नहीं इसलिए वो हलंत म ही रहेगा। तो इसका क्या बनता है कमलम। इन वर्णों को स्वरों को एकत्रित करके कौन सा शब्द बनता है कमलम। नेक्स्ट है हलंत न अधिक अ, इसका क्या बनेगा न, अधिक हलंत द अधिक ई, बड़ी ई, अभी बड़ी ई की मात्रा हलंत द में गई तो उसका क्या बनता है दी, तो कौन सा शब्द बनता है नदी। हलंत प अधिक ई, पी, छोटी ई है इसलिए प में छोटी ई की मात्रा पी, और हलंत त में आ गया तो क्या बनता है उसका ता, पिता। हलंत भ अधिक अ भ, हलंत ग में छोटी ई गई तो घी, और हलंत न में बड़ी ई गई तो नी, तो इसका बनता है शब्द भगीदी। इस तरह से स्वर और व्यंजनों को एकत्रित करके नया शब्द बनता है और उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। वर्णों को स्वरों को एकत्रित करके जो शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं वर्ण संयोजन। अभी इसके विरुद्ध, वर्ण संयोजन के विरुद्ध अपोजिट क्या है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहेंगे तो किसी शब्द में प्रयुक्त स्वर एवं व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद या फिर वर्ण वियोजन कहते हैं। वर्ण, एक शब्द दिया रहता है, वो शब्द किस स्वर और व्यंजन से बना है, ये उस वर्ण उस शब्द में के स्वर और व्यंजनों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे धनम, धनम ये एक शब्द है, अभी इसमें का जो ध है न है म है, ये कौन से स्वर और व्यंजन से बना है वो हमें अलग अलग करके लिखना है। जैसे ध, ध किसका बना है हलंत ध अधिक अ, अधिक हलंत न अधिक अ अधिक हलंत म, धनम ये नपुंसकलिंगी है और आखिरी में म है इसलिए वो म वैसा ही रहेगा धनम। पत्रम, पत्रम किस किस स्वर और व्यंजन से बना है हलंत प अधिक अ, हलंत त अधिक र अधिक अ अधिक म, पत्रम। विद्या, विद्या कौन कौन से स्वर और व्यंजन से बना है हलंत व अधिक ई अधिक हलंत द अधिक य। अभी ये जो हलंत द है इसके बाद में कोई भी स्वर नहीं लिखना है क्योंकि विद्या द्य, द्य किससे बनता है हलंत द अधिक य से बनता है, इसलिए उसमें का जो द है वो हलंत ही रहेगा, इसलिए हलंत द के बाद में कोई स्वर नहीं आता। हलंत द अधिक य अधिक आ, इसका बनता है विद्या।
प्रजा, प्रजा किसका बनता है? प्र ये संयुक्त व्यंजन है, हलंत प अधिक र अधिक अ अधिक ज अधिक आ, प्रजा। आम्र, आ, बाद में है म्र, म्र किसका बना है? हलंत म अधिक र अधिक अ अधिक हलंत म, आम्रम भी नपुंसकलिंग है इसलिए आखिरी में हलंत म ही आएगा। हलंत, कोई भी नपुंसकलिंगी शब्द के आगे हलंत ही म आता है। इस तरह से ये हो गया वर्ण विच्छेद। आपको क्या करना है कि वर्ण संयोजन के 10 एग्जाम्पल और वर्ण विच्छेद के 10 एग्जाम्पल आपको नोटबुक में लिखना है। आपके मन से आप कौन सा भी शब्द लिख सकते हैं संस्कृत में के, पिछले साल की अभी आपको बुक मिली होंगी उसमें से कोई भी शब्द ले सकते हैं संस्कृत में का, और उनका वर्ण संयोजन करना है। आप तो एक या फिर उसी के वर्ण संयोजन वर्ण विच्छेद करो या फिर अलग से दूसरे, मतलब जो शब्द का वर्ण संयोजन बनाएंगे उसी का वर्ण विच्छेद नहीं बनाना है, दूसरी 10 लेके उसका वर्ण विच्छेद करना है। इस तरह से आपको ये होमवर्क करना है। और व्यंजन और स्वर जो मैंने सिखाए हैं वो अच्छे से बुक में से अच्छे से पढ़ना है, और व्यंजन कौन से हैं, वो कौन से प्रकार है वो लर्न करके रखना है।